तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है आरू सम स्टडीज़ में। तो यहाँ मैं समृद्धि आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली और डीपली समझ आ जाए, यानी कि आपको एनसीईआरटी बुक ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अपना फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही जो है तो अपन इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि बायोपोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, बट इसका मतलब हम समझेंगे ऐसे कि पोलैरिटी का मतलब होता क्या है। पोलैरिटी का मतलब ये होता है दो जो पोलर बर्ड्स यानी कि जो सुपर पावर्स है उनका एंड होना, उनका ख़त्म होना। ठीक है, जो हुआ था यूएसए और यूएसएसआर का, तो कैसे वो अपन डीपली समझेंगे। The end of the Second World War is generally believed to the beginning of the Cold War. After Cold War II, the world entered a Cold War, not a direct war, but a war of ideologies. ये आपको याद रखना है कि ये वार जो था वो कोई आर्म्स रेस नहीं थी, यहाँ तक कि यहाँ तो कोई तलवार उठा करके नहीं घूम रहा था। वो ये रेस इसकी थी, वो आइडियोलॉजीज की थी। कोई कहता है मुझे कम्युनिस्ट पसंद है, तो कोई कहता है मुझे कैपिटलिस्ट पसंद है, कोई कहता है कि मुझे सोशलिस्ट पसंद है। बातें की बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको बताया, तो यूएसए एंड द यूएसएसआर, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू अलायंसेस headed by two superpowers, the US and USSR. The world was divided into two major camps. USA जो कैपिटलिस्ट के फेवर में था और USSR जो कम्युनिस्ट के फेवर में था, यानी कि USA लेड कर रहा था कैपिटलिस्ट को और USSR लेड कर रहा था कम्युनिस्ट को। ठीक है, ये चीज़ आपको दो मेन चीज़ ज़्यादा याद रखनी है। ये MCQ भी बन सकता है यहाँ से आपका कि USA कौन सी पावर को लेड कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं ना पार्ट्स में डिवाइड करने पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ चैप्टर को, तो मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, आगे कुछ टॉपिक पे डिवाइड किए हैं, जिससे आपको बहुत इजीली समझ आए ये अपना चैप्टर। अब बात करते हैं सोवियत सिस्टम क्या था। तो सोवियत सिस्टम ये एक यूएसएसआर का एक पार्ट था। सोवियत यूनियन वॉज अ सोशलिस्ट स्टेट एंड यूनियन 15 रिपब्लिक्स, यानी कि ये जो कंट्री थी, ये जो पावर आप कह सकते हो, ये जो पावर थी यूएसएसआर की, वो 15 रिपब्लिक्स कंट्रीज में आ रही थी, जैसे काफ़ी सारी रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान एक्सेट्रा और भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ तक कि इस सिस्टम में क्या था, रशिया, यूक्रेन या कजाकिस्तान, किसी भी सारी कंट्री का आप मान लो, जो 15 रिपब्लिक्स कंट्रीज हैं उनका लैंड, इंडस्ट्रीज, वहाँ के रिसोर्स, ये जो था वो सब कंट्रोल करती है वहाँ की गवर्नमेंट। अब ये ही बात है जो यूएसएसआर में है। ठीक है, तो इट हैड अ वेरी पावरफुल ब्यूरोक्रेसी बट वाज अनकाउंटेबल टू द पीपल। द गवर्नमेंट वाज पावरफुल बट द पीपल हैड नो रियल फ्रीडम, नो फेयर इलेक्शंस, नो फ्री मीडिया, नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब आप थोड़ा सा सोचो, आप थिंक करो कि अगर आपको कोई फ्रीडम ना मिले, आप मान लो आप फैमिली में हो, आपके सिर्फ भाई की चले जो आपसे एल्डर हो, ठीक है, आपसे बड़ा हो भाई, सिर्फ उसी की चले, आपसे कोई पूछे ही नहीं, तो आपको कैसा फील होगा। आपको कोई फ्रीडम नहीं रहेगा, आपको इलेक्शन यानी कि आप ये समझ सकते हो कि आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आप कोई कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा। तो यही चीज़ वहाँ के लोगों को फील हो रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री में हम आज़ाद भी नहीं रह सकते। अब ठीक है, अब डिसइंटीग्रेशन और 1991 में, तो ये था 1991 में उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। बट वाई, क्यों हुआ था ये डिसइंटीग्रेशन, तो ये अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये जानते हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी उसको डिसइंटीग्रेट होने के बाद। इन 1991 द यूएसएसआर कोलैप्स्ड and its 15 republics became independent countries including Ukraine, Belarus and Latvia. This was a major turning point in world history, यानी कि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा है। Why did the USSR collapse? USSR क्यों ब्रेक हुआ? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये आगे जिक्र होगा।
तो अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक वीकनेस की। इकोनॉमिक वीकनेस, द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ओवर सेंट्रलाइज्ड, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक का मतलब आप ऐसे समझो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक रहता नहीं यार एक चीज़ की, अगर आपके भाई की ज़्यादा चल रही तो आप थोड़ी घुटन सी महसूस होगी, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आपके मम्मी पापा से, तो आपके भाई की चल रही है अगर, तो आपके पहले भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर भाई उसमें बोले कि भाई मैं 10 रुपये 5 रुपये जो भी है वो मैं एक्स्ट्रा लूँगा, ये बात वहाँ तक पहुँचाने के, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ के पीपल को। तो ऐसे समझते हैं कि अगर कोई चीज़, ठीक है, उनको करवानी थी, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स मान लो, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको वहाँ से करना पड़ता था। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनी चार्ज ले रहे हैं तो वो आपको पे करना पड़ता था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी वहाँ के लोगों की। तो इसलिए भी वहाँ का इकोनॉमिक वीकनेस हो गया। द इकोनॉमी वॉज लो एंड इनसफिशेंट, एवरीथिंग वॉज अंडर स्टेट कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया। सो देयर वॉज नो इनोवेशन, नो कॉम्पिटिशन एंड स्कैरिटी ऑफ बेसिक गुड्स। अब ये होना है लैक ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि एक सरकार है ना तो आप उसको गिरा सकते हो, बट उसमें वही पॉलिटिकल, वो ये कह रहा है कि मेरे अलावा कोई सरकार होगी ही नहीं वहाँ पे। यानी कि आप ऐसे समझो अगर इंडिया में बीजेपी का राज है तो सिर्फ बीजेपी का राज ही रहेगा, बीजेपी नहीं कांग्रेस या और भी कोई पार्टी को नहीं अब वो कर सकता कि भाई आप जीत लो, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। तो ये चीज़ थी वहाँ की, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, ठीक है, उनको कोई फ्रीडम नहीं था, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे इस चीज़ के लिए। और सेंसरशिप तो बहुत ज़्यादा वहाँ की कमी थी, यानी कि आप ये टॉपिक लिए पॉइंट लिख सकते हो कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए और 2 रिफॉर्म्स इनके फेमस है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉइका। तो आप ये थोड़ा सा समझते हैं कि जो 1985 में मिखेल गोर्बेचेव, उन्होंने 2 रिफॉर्म्स करे थे। 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने थे, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे ऐड नहीं है बट मैं आपको कहूँगी कि आप ये याद रखना, जनरल सेक्रेटरी बने थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ओपननेस, ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस। ओपननेस इन्होंने क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई पीपल ये कह रहे हैं कि हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, तो भाई ठीक है तुम्हें ये आज़ादी दी। अब वो क्या ट्रांसमिट, तो तुम्हें जी मतलब वो चाहते हैं कि पीपल वहाँ की जो है यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट ना हो, सब कुछ बढ़िया चले, ये वो चाहते थे। अब पेरेस्ट्रोइका का मतलब अपन ये समझेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी वहाँ की डूब गई थी, अपन ने पहले पढ़ा कि इकोनॉमी वीकनेस जो हो गई थी, डूब गई थी, उनको फ्रीडम पहुँचाना, उनको थोड़ी सी आज़ादी देना, मोर मार्केट फ्रीडम। दिस रिफॉर्म्स क्रिएटेड मोर एक्सपेक्टेशंस अमंग पीपल। इस चीज़ से क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आ गए कि हाँ यार ये लीडर कुछ अच्छा कर सकता है, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। यानी कि अब पीपल को ये लग रहा था भाई हमको तो भाई फटाफट से क्या है जो रिफॉर्म चाहिए, इतना हम लेजी से नहीं चल सकते, या तो फिर यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दो या फिर हमेरी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करो, बट ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। यही बात है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म में कि लोगों के अंदर भाव आ गया कि हमारी खुद की कंट्री चाहिए, हम ऐसे नहीं रह सकते। पीपल इन द रिपब्लिक्स वांटेड सेल्फ रूल, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनलिज्म इंक्रीज्ड एंड मेनी रिलीजन्स डिमांडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूएसएसआर। यानी कि बहुत रिलीजन्स, यानी कि बहुत इलाके ये कहने लगे कि भाई हमको तो यूएसएसआर से अलग ही होना ही है। इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, अब भाई यूएसएसआर तो टूट गया, कोलैप्स हो गया, बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो ये भी चीज़ जानना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एंड ऑफ द यूएसएसआर ऑल्सो एंडेड द कोल्ड वॉर। यूएसएसआर अगर खत्म हो तो कोल्ड वॉर भी वहाँ पे खत्म हुआ। इसकी एक निशानी मैं आपको कहूँगी, आप चीज़ याद रखना, बेर्लिन वॉल। बेर्लिन वॉल आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हुआ था तभी पता चला था कि लोगों को कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। ये बेर्लिन वॉल 1989 में गिरी थी, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। एक सेकेंड, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस से। अब पार्ट 6 में जाते हैं अपन, जहाँ पे इंडिया के रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि रशिया इंडिया के साथ
रशिया की कैसे रिलेशन थे? इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ रशिया आफ्टर कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद जो रशिया के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स इंडिया बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विथ रशिया। दे कोऑपरेट इन डिफेंस यानी कि रक्षा, ठीक है, जो ट्रेड, स्पेस रिसर्च एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया था। रशिया में सक्सेस ऑफ यूएसएसआर। After the collapse of the USSR, Russia becomes the largest and most powerful country among the 15 new ones। यानी ये बताया जा रहा है कि जो 15 जो कंट्री रिपब्लिक्स हुई थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो है सक्सेस वो रशिया ने हासिल की है। न्यूक्लियर वेपन्स में, यूएनएससी में, सोवियत मिलिट्री रिसोर्स में, लीगल सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर में। तो यानी कि बेनिफिट आप ये कह सकते हो कि रशिया को ही मिला था सबसे ज़्यादा। और इसके बारे में और डेप्थ में अपन जानते हैं। जो 15 रिपब्लिक्स कंट्रीज थी उनके यहाँ पे नाम कुछ है, तो ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से क्या क्या है? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मोल्दोवा, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ठीक है। तो ये कुछ, अब यही अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो 15 कंट्रीज़ थी उन्होंने खुद की गवर्नमेंट बनाई, उनका खुद का करेंसी था, उनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी थी 1991 के बाद। अब बाल्टिक कंट्रीज़ की अपन कुछ बात करते हैं, जैसे इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया की, कि दिस देर वेर द फर्स्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूएसएसआर। ये तीन जो कंट्रीज़ थी वो पहली थी जो यूएसएसआर में सबसे ज़्यादा फास्टली इन्होंने फर्स्ट मूव किया अपने कंट्री में, ये यूएसएसआर से हटी है। दे मूव टुवर्ड डेमोक्रेसी एंड जॉइंट यूरोपियन यूनियन, इन्होंने ईयू ज्वाइन किया, नाटो ज्वाइन किया। दे बिकम पार्ट ऑफ वेस्टर्न एलियंसीज की, ये कह सकते हैं कि जहाँ वहाँ पे उन्होंने अपना रोल ले लिया। चाइना की बात करें कि वेल चाइना इज़ नॉट फॉर्मर यूएसएसआर कंट्री, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। चाइना कंटिन्यूड विथ कम्युनिस्ट रूल बट ओपन्स इट्स इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। उन्होंने कम्युनिस्ट रूल अपनाया। अच्छा, चाइना के बारे में सेकंड चैप्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा डीपली समझोगे कि क्या रूल चाइना ने फॉलो किया, काफ़ी ज़्यादा डीपली समझना है इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने पहले इस चैप्टर को, और ज़्यादा डीपली तो आपको सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में तो इतना ही लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल था वहाँ का, फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। अब यूएसए की बात करते हैं कि यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद यूएसए का क्या हाल था। द यूएसए बिकेम द ओनली ग्लोबल सुपर पावर, यानी कि आप कह सकते हो ये एक सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना भाई तो भाई चल गया बाहर, तो अब किसकी चली भाई, अब तो चली भाई बहन की, इससे तो बल्ले बल्ले होगी, अब तो वही सुपर पावर है, अब तो और कुछ है भी नहीं वहाँ पे, ठीक है, बराबर टक्कर लेने के लिए। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसी के बारे में, ठीक है। द वर्ल्ड शिफ्टेड फ्रॉम बायोपोलर यूएस वर्सेस यूएसएसआर टू यूनिपोलर यूएस डोमिनेंस। अब सिर्फ यूएस का ही शासन चल रहा था वहाँ पे। यूएसए स्टार्टेड शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स विदाउट एनी मेजर रिव्यूअल। तो इस टाइम इंडिया क्या कर रहा था? तो इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद यूएसएसआर, जैसे कि अपन ने पढ़ा। आफ्टर द ब्रेकअप इंडिया बिल्ट क्लोज टाइज विद रशिया। डिफेंस वेपन्स में काफ़ी ज़्यादा आगे था रशिया और इंडिया का रिलेशन। ट्रेड एंड एनर्जी में भी काफ़ी सही था। स्पेयर्स एंड प्रोग्राम्स, यूएनएससी, ये जो अपन पढ़ चुके हैं। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या हाल था? पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, अब क्या था, सेक और रिपब्लिक्स एंड स्लोवाकिया, तो इनका तो जो था ये दोनों अलग अलग हो चुके थे, यानी कि सेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। दिस कंट्रीज वेर वंस अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस, सोवियत के प्रभाव में थी ये, मगर 1991 के बाद इन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर लिया, इनके अलग मार्केट इकोनॉमी हो गई। इन्होंने नाटो भी ज्वाइन किया था बाद में, यूरोपियन यूनियन भी। दे नो लॉन्गर फॉलोड कम्युनिज्म को, इन्होंने ज़्यादा कुछ बेहतर फॉलो नहीं किया। जर्मनी की बात करें, रीयूनिफिकेशन। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जर्मनी वॉज डिवाइडेड, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। अब मैंने आपको बताया था बर्लिन वॉल का, तो ये जो बर्लिन वॉल थी इन दोनों के बीच में थी। मैंने अभी जिक्र किया कि बर्लिन वॉल सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक, अच्छा यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है,
दिस मार्क्ड द सिंबॉलिक एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, मार्क भी किया हुआ है। आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स जर्मनी वाज रीयूनिफाइड एज वन डेमोक्रेटिक कंट्री। CIS क्या था भाई? CIS के बारे में अपन थोड़ा डीप में जानेंगे। इसके क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर का, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आफ्टर द ब्रेकअप मेनी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स ज्वाइंट CIS को उन्होंने ज्वाइन किया। इट वॉज अ लूज एलियंस फॉर ट्रेड मिलिट्री कोऑपरेशन। रशिया वॉज द मेन लीडर ऑफ CIS। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो इसमें यही जानना है। मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता रही हूँ एंड आई होप कि आप इतने ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंस हैं कि इन पॉइंट्स का आप बहुत ज़्यादा आराम से 4-4 मार्कर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और अगर नहीं तो आप प्लीज़ मुझे बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगी। अब शॉक थेरेपी के बारे में हमको पढ़ना है नेक्स्ट वीक, तो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी क्या है? इट वॉज द सडन शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग तरीका था जो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आया और बहुत ज़्यादा लोगों को शौक लगा, बहुत सारी कंट्रीज़ को शौक लगा, बहुत ज़्यादा वहाँ की इकनॉमीज़ को शौक लगा। इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी वहाँ की और बहुत सारी कंट्रीज़ की। तो अच्छा, एडवाइस की ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये भी आप नोट कर लेना कि एडवाइस किसकी थी शॉक थेरेपी में। तो एक थी वर्ल्ड बैंक की और एक थी IMF की। इनका मतलब था कि एंडिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल चल रहा था वो सब जो है हट जाए। प्राइवेट बिजनेस की वो बात कर रहे थे कि प्राइवेट बिजनेस चलेगा इकोनॉमी में। ग्लोबल ट्रेड, यानी कि पहले ये था कि जो USSR था वो कंट्री में किसी को ट्रेड करने नहीं देते थे। अब जो ये है कि फॉरेन ट्रेड, यानी कि कोई भी आके वहाँ पे ट्रेड कर सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्ड कर सकता है दूसरी कंट्री में आके। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अब फ्री हो गई थी। रिमूविंग सब्सिडीज एंड प्राइसेस कंट्रोल, जो प्राइस की कंट्रोल से जो गवर्नमेंट रूल करती थी उस पर वो सब हट चुका था। इकोनॉमिक कोलैप्स इंस्टेड ऑफ ग्रोथ। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड राइज ऑफ ओलिगार्चीज, यानी कि जो रिच बिजनेसमैन थे जो कंट्रोल करते थे सब कुछ, उनका जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और जो गरीब थे, पॉवर्टी वाले लोग थे वो काफ़ी, और इसमें एक भी चीज़ भी ऐड करना कि माफिया इनका काफ़ी ज़्यादा रूल चलने लगा। सोशल इनक्वालिटी हो गई, यानी कि अमीर गरीब वापस होने लगी जो पहले उन पार्टी में नहीं थी। पॉलिटिकल ट्रांजिशन, यानी कि 1 पार्टी रूल टू डेमोक्रेसी, ये चालू हो गया। मोस्ट ऑफ द न्यू कंट्रीज मूव फ्रॉम 1 पार्टी कम्युनिस्ट रूल से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बट ट्रांजिशन वॉज नॉट स्मूथ। सम हैड सिविल वार्स, जैसे जॉर्जिया एंड ताजिकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सिविल वार्स भी हुए। डिक्टेटरशिप स्टाइल लीडर्स, फ्री मीडिया एंड सिविल राइट्स टूक टाइम टू डेवलप। ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हाल था पोस्ट सोवियत वर्ल्ड में कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इकोनॉमी थी वो रीच हो गई, काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी राइज हो गई, बढ़ गई ऑयल एंड नेचुरल गैस की वजह से। दिस रिसोर्सेज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड पावर्स लाइक द USA, चाइना एंड रशिया में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं ये रिसोर्सेज। मैनी फॉरेन कंट्रीज गॉट इन्वॉल्व इन दिस रीजन फॉर इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, राइज ऑफ ओलिगार्चीज इन रशिया। आफ्टर शॉक थेरेपी, few businessmen bought large state companies at low prices. They became super rich overnight. कुछ जो थे रशिया में ओलिगार्चीज, यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो रिच पीपल, वो शॉक थेरेपी के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन बन गए, क्योंकि जो गवर्नमेंट से जो प्राइवेट हुआ था वो काफ़ी मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा कम रेट्स में वो बिके थे। ठीक है, तो जो रीच थे, ठीक है, जो रीच थे वो वैसे और रीच हो गए और जो पूर थे वो और ज़्यादा पूर हो गए। ठीक है, एट लो प्राइसेस, देखो मैंने आपको बताया था स्टेट कंपनीज एट लो प्राइसेस। दे बिकेम सुपर रिच ओवरनाइट। दिस पीपल वेर कॉल्ड ओलिगार्चीज एंड हैड मोर पावर देन इवन पॉलिटिशियंस। इतनी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जाति को लेकर के प्रॉब्लम्स, व्हेन USSR ब्रोक, इतनी टेंशंस रोज इन सम प्लेसेस। चेंचेन रशिया डिमांडेड इंडिपेंडेंस लेड टू वार, यानी कि चेंचिया रशिया में क्या हुआ
रशिया के अंदर जो चिनचिया प्लेस है वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस की डिमांड होने स्टार्ट कर दी और अभी भी वो डिमांड चल रही है। अभी भी रशिया के अंदर ये डिमांड जो है चलती रहती है, वहाँ पे वार्स होते रहते हैं। नोगोर्नो और कराबख कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड उज्बेकिस्तान, दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टिल अफेक्ट द रीजन टुडे, आज भी वहाँ पे ऐसे ही होता है भाई। ठीक है भाई, अब आप बात अब कहोगे कि ठीक है, ये इतना कह रहे हैं तो ये सोवियत सिस्टम था क्या? ठीक है भाई, अब बात हो रही है, डिसइंटीग्रेट भी हो गया, हर चीज़ हो गई, बट ये था क्या सोवियत सिस्टम? इतना भी बुरा था क्या वो कि नहीं? ये इतना बुरा नहीं था, बट इसको बुरा करा गया। वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, यानी कि द सोवियत यूनियन यूएसएसआर वाज रूल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, रूल करती थी, मैंने आपको बताया। वन पार्टी स्टेट था वो, कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप करती थी, वहाँ पे कोई फ्री इलेक्शंस नहीं थे, फ्रीडम नहीं था। दूसरी क्या थी? स्टेट कंट्रोल था वहाँ पे, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, 5 ईयर प्लान्स थे उनके, ठीक है। और जो थे उनका टारगेट ज़्यादा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा रहता था। बट वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी, वहाँ पिन से लेकर के कार तक जो भी होता था, जो प्रोड्यूस होता था, वो सिर्फ 15 जो कंट्रीज थी उन्हीं के अंडर ये जो काम करते थे, ठीक है। यानी पिन से लेकर कार तक वो 15 कंट्रीज मिलकर, यानी कि कोई बाहर से सामान नहीं आते थे, वो 15 कंट्रीज में ही बिल्डअप होते थे। कलेक्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जोसेफ सेटलिंग, ये आपको याद रखना है, जोसेफ सेटलिंग नाम भी और इनका काम भी। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एक पॉलिसी ऑफ सीटीवी कलेक्टिवाइजेशन इन 1929, मर्जिंग स्मॉल प्राइवेट फार्म्स इनटू लार्ज। यानी कि इनका ये था, मैं आपको शॉर्टली समझाती हूँ कि जैसे यहाँ एक लैंड है, यहाँ एक लैंड है, यहाँ एक लैंड है, तो इनका ये था कि पूरे लैंड्स एक हो जाएंगे तो एक बिग लैंड हो जाएगा, वो बिग लैंड गवर्नमेंट में पार्ट, वो एक गवर्नमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो इनका ये था पॉलिसी के अंदर, मर्जिंग स्मॉल प्राइवेट फार्म्स into large state-controlled collective farms. He used force to implement it, leading to resistance, famine, and the death of punishments of million peasants. यानी कि कोई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, लड़ाई झगड़े, यानी तो कोई डेथ, यानी कि तो किसी ने आत्महत्या भी कर ली, बट इन लोगों ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ के लोगों ने। इंडिविजुअल फॉर्म्स फ्रॉम वेयर मर्ज इनटू लार्ज कलेक्टिव फॉर्म्स, इनको जो ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं उनको कोल खोस, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, कोल खोस कहा जाता था। फार्मर्स वर्क टुगेदर एंड द प्रोड्यूस वाज ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि वो मिलजुल कर जो है किसान काम करते और जो जितना भी होता है सूट समेट के वो स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज आ गई वहाँ पे, फेमाइन की वजह से, क्योंकि वहाँ आधी बार तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे। नो कंज्यूमर गुड्स, people could not freely choose products or jobs. The government decided what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसे प्रोड्यूस करना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट देखती थी। स्कैरिटी, बेसिक गुड्स, लॉन्ग लाइन्स, पुअर क्वालिटी आइटम्स थे यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, द सोवियत यूनियन हैड अ ह्यूज मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स। यूएसए इन द कोल्ड वार जो था वो उनका कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री जो है वो खर्च की थी वहाँ पे। न्यूक्लियर वेपन बाय करना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए रहा, क्योंकि वैसे ही वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। सो उन्होंने सपोर्ट किया सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अदर कंट्रीज से। उन्होंने ये अदर कंट्रीज में जाके वो फैला रहे थे, उनके जो था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का वो फैला रहे थे। वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री भेज रखी थी, जैसे मान लो कि जर्मनी है तो वहाँ पे इन्होंने क्या है वो मिलिट्री भेज रखी थी कि कोई वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर दे, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेकर के कोई लड़ाई झगड़े ना हो, तो वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री भेज रखी थी। तो वहाँ पे उनका ज़्यादा इकोनॉमी वहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब वहाँ पे खर्च हो गया।
control over Eastern Europe. After World War II, USSR occupied Eastern European countries like Poland, Hungary, East Germany. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो क्या होता कंट्रोल करने लग गए। तो उनकी गवर्नमेंट को ऐसा लगता कि ये हमें नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो मेन जो था रशिया का जो कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट वो रशिया में ही था। तो ईस्टर्न यूरोप को ये कंट्रीज को ये लगता था कि ये तो हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कोल्ड वार सुपर पावर, ये क्या है भाई, ये है द यूएसएसआर वाज वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, द अदर वाज द यूएसए। द वर्ल्ड वाज बाइपोलर, डिवाइडेड बिटवीन कैपिटलिस्ट यूएसए एंड कम्युनिस्ट यूएसएसआर। अब प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या आई थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, करप्शन, सस्पेंशन और फिर लास्ट में डिसइंटीग्रेट। मिखाइल गोर्बाचेव का क्या रोल था ये मैंने आपको बता दिया। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। इम्पैक्ट ऑन द रिफॉर्म्स, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना कि उन्होंने रिफॉर्म्स तो करे थे बट उसका इम्पैक्ट क्या निकला। कन्फ्यूजन एंड इंस्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मोर डेमोक्रेसी, मैंने आपको कहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा और डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग मांग करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टेड लॉसिंग कंट्रोल, उनका कंट्रोल ही नहीं रहा, इतने ज़्यादा पीपल जो है उनके खिलाफ हो गए। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स रोज, यानी कि भाई हमको तो अपना अपना देश चाहिए, जैसे यूक्रेन, एस्टोनिया, लैटविया। ऑपोजिशन एंड चैलेंजेस, हार्ड लाइन कम्युनिस्ट बिलीव्ड गोर्बाचेव वाज डिस्ट्रॉइंग सोशलिज्म, यानी कि जो एक तरफ तो पीपल थे जिनको डेमोक्रेसी चाहिए थी और एक तरफ ये थे कम्युनिस्ट के हार्ड लाइन के जो कट्टर कम्युनिस्ट के जो लोग थे, वो उनको ये लगता था कि गोर्बाचेव जो है वो सब खराब कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सोशलिज्म को। 1991 में कुछ लीडर्स ने एक कूप यानी कि मिलिट्री टेक ओवर किया और रिमूव कर दिया गोर्बाचेव को। गोर्बाचेव को क्या करा, रिमूव करने की कोशिश की, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, बट वो फेल्ड हो गए। हिज पॉपुलैरिटी डिक्लाइन इन बोथ, यानी कि उनकी जो इतनी पॉपुलैरिटी थी पब्लिक की डिमांड की वजह से उनको जेल नहीं हुई और ये जो कूप है वो फेल्ड हो गया। कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, गोर्बाचेव रिफॉर्म कुड नॉट सेव द सोवियत यूनियन, उनके जो थे गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो नहीं बचा पाए सोवियत यूनियन को। उनके जो दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया। गोर्बाचेव रिसाइन्ड एंड 15 कंट्रीज इमर्ज्ड। द कोल्ड वॉर एंडेड विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इम्पैक्ट क्या पड़ा यूएसएसआर पे? द कम्युनिस्ट पार्टी लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स, वन पार्टी रूल एंड हो गया, मल्टी पार्टी चला और कुछ कई जगहों पे डिमांड्स और डेमोक्रेसी ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्शंस होना शुरू हो गए कुछ पार्ट्स में, बट कहीं अभी भी कंट्रोल है। इन 1991 द सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसॉल्व्ड एंड गोर्बाचेव रिसाइन्ड। डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, 15 अलग अलग कंट्रीज जो है उनको इंडिपेंडेंट हो गए, उनकी ओन गवर्नमेंट हो गई, ओन करेंसी हो गई, ओन नेशन हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस, गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लाइक पेरेस्ट्रोइका कॉज्ड कंफ्यूजन इन द इकोनॉमी ज़्यादा कंफ्यूजन आ गई वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो स्मॉल शॉप से लैंडलॉर्ड से सिर्फ वो ही उन्हें ही आज़ादी मिलेगी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। द स्टेट रन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड एंड पीपल सफर्ड इकोनॉमिकली। In some places, the black market grew rapidly. Rise of social problems, ethnic conflict and civil wars चालू हो गए थे. Loss of super power states, end of the cold war, ये सब मैंने आपको एक बार अभी पढ़ा चुकी हूँ। अब बोरिस येल्त्सिन, अब बोलोगे मैम ये बोरिस येल्त्सिन क्या था? तो बोरिस येल्त्सिन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रशिया के। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। इन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वो रशिया के जून 1991 में। वेल यूएसएसआर स्टिल एग्जिस्टेड, वो यानी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस में था, तब जाकर के ये प्रेसिडेंट बने थे।
He was known for opposing the communist hardlines and supporting democracy and market reforms. 1990 कूप का अटेम्प्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ कि उनको गॉर्बेचेव को अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया था। फिर उनका क्या रोल था बोरिस येल्त्सिन का कि उन्होंने विरोध किया इस कूप के लिए। हालांकि बोरिस येल्त्सिन को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये भी पब्लिक के साथ थे, उनको भी जल्दी से रिपब्लिक चाहिए थी, उनको अलग ही अपना रशिया नेशन चाहिए था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे गॉर्बेचेव को। बट एनीवे उन्होंने एक स्पीच स्टैंड कही थी टैंक आउटसाइड में पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इन मॉस्को। His action became a symbol of resistance and the coup failed in just 3 days. After this, Yeltsin became the strongest leader in Russia. Central Asian Republics view on the USSR collapse. Central Asia का क्या कहना है? Who are the Central Asian Republics? This includes Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। ये थी सेंट्रल एशियन की कुछ रिपब्लिक्स। अब उनकी के कॉन्सर्न्स दिस कंट्रीज वेर इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन द सोवियत यूनियन में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थी कंट्रीज। दे हैड फेवर रिसोर्स, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, डेवलपमेंट नहीं थी इनके पास, इनको फियर था इकोनॉमिक हार्डशिप का। ऐसे तो सब चीज़ गवर्नमेंट पे चल रही तो गवर्नमेंट चला रही है, बट जब खुद के ऊपर बात आती है तब नहीं चलता, जब खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद डेवलपमेंट करना पड़ता है, रिसोर्सेज करने पड़ते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट। तो ये सब चीज़ें इनसे नहीं हो पाई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने डिसइंटीग्रेशन के लिए मना कर दिया था, इन्होंने सपोर्ट किया यूएसएसआर को, बट एंड में इन्होंने इनको अपना इंडिपेंडेंट नेशन, रिपब्लिक नेशन ही अपनाना पड़ा। रशिया existed the USSR after the failed August 1991 coup. Soviet power collapsed quickly. Boris Yeltsin, president of the Russian Republic, took bold steps to move away from Soviet Union, no longer be a part of USSR. Central Soviet authority weakened further. बहुत जल्दी सोवियत यूनियन से जो वीक होने लग गई। CIS क्या था? तो देखो ये मैंने आपको कहा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा या तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समझ लो कि एज द यूएसएसआर वाज कोलैप्सिंग, लीडर्स ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस मेट इन दिसंबर 1991. दे साइंड उन्होंने बेलविका कॉर्ड्स डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ द यूएसएसआर। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया CIS में 15 रिपब्लिक्स थी, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पर्पस क्या था CIS का कि टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, रिलेशंस बनाए रखें ये सोवियत रिपब्लिक्स का, कि जो 15 कंट्रीज में रिलेशंस बने रहे, कोई विरोध ना हो, किसी का झगड़ा ना हो, इनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री मैटर्स शांति से सुलझें, इट वेज अ वे पीसफुली रहें शांति से, ये उनका पर्पस था। मेंबर्स थे एट फर्स्ट 11 आउट ऑफ 15, यानी कि 11 मेंबर्स थे 15 में से, और जो बेल्टिक स्टेट्स थे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। रशिया न्यू रोल, रशिया वॉज सीन एज द सक्सेस स्टेट ऑफ द यूएसएसआर। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था कि इनका जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। द यूएसएसआर हैड अ परमानेंट सीट इन द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफ़ी ज़्यादा इनका परमानेंट सीट है रशिया की, और तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। इसमें रशिया टूक द यूएसएसआर सीट्स, यहाँ तक कि पहले यूएसएसआर था UNSC के अंदर, अब यही जगह रशिया ने ले ली। तो क्यों था ऐसा? तो रशिया वॉज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ द 15 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लार्जेस्ट कंट्री मानी गई है। इट वॉज रिकॉग्नाइज एट द लीगल सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर, एग्रीड ऑन दिस अरेंजमेंट जो था UNSC में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एग्री किया है कि ये अरेंजमेंट सही है। The UN accepted Russia as the permanent member without holding a new vote. नहीं, मतलब वो पहले से USSR की जगह पे आ चुके थे UNSC में। अब चेंजेस क्या आए थे USSR के बाद, चेंजेस क्या आए UNSC में? जो USSR जो नाम था वो रिप्लेस होके रशिया आ गया UN रिकॉर्ड्स में। UNSC परमानेंट सीट है,
इसमें वेटो पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स और अदर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यूएसएसआर है। ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। परिणाम क्या निकला ये भी अपन पढ़ चुके हैं। कोल्ड वार हो गया, ख़त्म हो गया, 15 कंट्रीज़ को मतलब इंडिपेंडेंस मिल गई, और इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, जाति के नाम पे सिविल वार्स हुए थे, लॉस ऑफ सुपर पावर्स, राइज ऑफ यूएस डोमिनेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। शॉक थेरेपी के बारे में हम फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के, तो प्राइवेटाइजेशन था, गवर्नमेंट ओन था सब कुछ, वो उसको प्राइवेट किया गया, ठीक है, और एम टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी और था, बट उन्होंने ज़्यादातर फ़ायदा जो है बिजनेसमैन ने उठाया। लिबरलाइजेशन, करेंसी रिफॉर्म्स हुए वहाँ पे, ठीक है। एंड ऑफ वेलफेयर सिस्टम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी का क्या मतलब निकला कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ज़्यादा आ गई, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई, रिच और पुअर ज़्यादा मैटर करने लगे, इकोनॉमी जो थी वहाँ की ख़राब हो गई, और जो माफिया वगैरह का जो सिस्टम मैंने पहले आपको बताया था वो चालू हो गया वहाँ पे। अब कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनके बारे जो छोटी छोटी कुछ कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अपन जानेंगे कि वहाँ क्या हाल चला यूएसएसआर के बाद। तो पहले बात करते हैं अपन रशिया की। रशिया में चेंचर दागिस्तान में ये हुआ कि वॉयलेंट होने लगा वहाँ पे ज़्यादा, वो डिमांड कर रहे थे रशिया, और रशिया में जो चेंचिया है दागिस्तान वो डिमांड करे इंडिपेंडेंस की। तो क्यों करे, तो वो एथनिक जाति के लिए, रिलीजियस डिफरेंसेस के लिए। अभी क्या हाल है वहाँ पे मिलिट्री फोर्स चालू है, कोई सुधार वहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान वार, सिविल वार। After the USSR, Tajikistan faced brutal civil war between the government opposition forces. पावर स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पे, इस्लामिक ग्रुप्स और एथनिक फैक्शन लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट, जाति के नाम पे ही वहाँ पे चल रहा है। और अभी के टाइम पे करंट गवर्नमेंट इज ऑथोरिटेरियन एंड ऑपोजिशन रिमेन्स सप्रेस्ड। अज़रबैजान में क्या चल रहा है कि लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अज़रबैजान और आर्मेनिया में काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। द रीजन इज इंटरनेशनली पार्ट ऑफ अज़रबैजान बट मोस्टली पॉपुलेटेड बाय एथनिक जाति आर्मेनियंस हु वांटेड टू जॉइन आर्मेनिया। आर्मेनियंस जो है वो आर्मेनिया जाना चाहते हैं। तो मल्टीपल वार्स हैव ऑकर्ड लास्ट इन 2020। Azerbaijan regained control of the most areas, but tensions with Armenia still remain. यूक्रेन में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है। यूक्रेन फेस्ड मेजर्स अनरेस्ट ड्यूरिंग द ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 में एंड यूरोमेडन प्रोटेस्ट्स। सो प्रोटेस्ट चल ही रहा है यहाँ पर। क्यों चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो पीपल है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं करप्शन एंड वांट टू क्लोज द टाइज विद यूरोप इंस्टेड रशिया। It led to Russia annexing Crimea and ongoing war. Ukraine is now in a full-scale conflict since 2022. जॉर्जिया भी पॉलिटिकल अनरेस्ट में है। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान पॉलिटिकल अनरेस्ट में अभी भी है। किर्गिस्तान, खागिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और सिज़्लोवाकिया का ये आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि पीसफुली स्प्लिट था इनका। ये इनका मैटर था कि सिज़्लोवाकिया पीसफुली स्प्लिट इनटू टू कंट्रीज, द सिक रिपब्लिक्स एंड स्लोवाकिया। 1993 में इनका जो है ये दो अलग अलग कंट्रीज हुई थी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से सिक और स्लोवाक। बट इनमें प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली अच्छा ही थी ये कि यहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ, बहुत शांति से। इनका जो डिवोर्स था वो वेलवेट डिवोर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी एक MCQ के क्वेश्चन है कि ये आ सकता है कि वेलवेट डिवोर्स कौन से नेशन में हुआ था। तो ये स्लोवाकिया के में से हुआ था। कोई वायलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस अलग हो गए दो नेशंस। यूगोस्लाविया वायलेंट डिसइंटीग्रेशन।
इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझते हैं कि जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखती है कोल्ड वार में। 1970 में बांग्लादेश वार हुआ था कश्मीर इशू में, तब वहाँ पे भी यूएसएसआर यानी कि रशिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, बट उस टाइम पे 1971 में रशिया ही कहा जाएगा क्योंकि उस टाइम पे वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। ठीक है। इंडिया साइन द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप का भी इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखा है, शोइंग ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस। पोस्ट सोवियत शिफ्ट का आप देख सकते हैं 1991 में ऑनवर्ड्स। आफ्टर द disintegration of the USSR, India quickly re-established relations with the Russian Federation. Russia inherited the Soviet legacy of friendship, both and countries works to regain. तो ये देख सकते हैं डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पार्टनरशिप में है। इकोनॉमिक वहाँ की इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा साथ है हमारे। इनका बिलेटरल ट्रेड था इज ग्रोइंग बट स्टिल बिलो पोटेंशियल। बहुत एम टू $30 बिलियन बाय 2025। वेरी गुड। रशिया सप्लाइज क्रूड ऑयल, ये भी आपको याद रखना है क्या क्या सप्लाई करता है, क्रूड ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स, और इंडिया ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट और करता है, टी, मशीनरी, ठीक है, आइटम्स। बहुत नेशंस कोऑपरेट इन आर्टिक एक्सप्लोरेशन, गैस पाइपलाइंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ग्लोबल कोऑपरेशन भी काफ़ी सही है हमारे। बहुत कंट्रीज सपोर्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड को हम सपोर्ट करते हैं दोनों तरफ से। इन BRICS और SCO और UN प्लेटफॉर्म्स में रशिया सपोर्ट करता है इंडिया के क्लेम को। परमानेंट मेंबरशिप है इनकी UNSC में, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया और रशिया इंडिया को सपोर्ट करती है इस चीज़ में। इंडिया बैलेंस करता है टाई विथ रशिया एंड द वेस्ट लाइक जैसे US, स्पेशली टुडेज चेंजिंग जो पॉलिटिक्स में। रिसेंट कुछ डेवलपमेंट से कि रशिया वार विथ यूक्रेन, इंडिया हैज मेंटेन न्यूट्रलिटी फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम। ये लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। मल्टीपोलर वर्ल्ड है अपना, ठीक है। तो आफ्टर द कोल्ड वार एंडेड विद द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन 1991, the world became unipolar with the US as the single superpower. However, in recent years, a new multipolar world order has emerged in the system. Power is shared by multiple countries, such as जो सिस्टम है वो कहीं जगह ज़्यादा है, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. These nations influence global politics, economy, and security. A multipolar world is more balanced as no single country dominates. तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इसको जो बैलेंस कर रहे हैं, ये तक 3-4 नाम बताए गए हैं, इसके बराबर कोई और कंट्री नहीं शासन कर रही अभी के टाइम पे. बट इट ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स विथ शिफ्टिंग एलियंसेस एंड ग्रोइंग कॉम्पिटिशन. These changes gives countries like India more space to make independent decisions to global matters. तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है. तो थैंक यू एवरीवन, आपने पूरा इस वीडियो को देखा, समझा. अब मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना, ताकि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर, ये 3 सब्जेक्ट में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकें मेरी, मैं आपको हेल्प कर सकूं इन 3 सब्जेक्ट में. मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको ये 3 सब्जेक्ट आराम से मिल जाएंगे. तो बस सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर जाना. टेक केयर, बाय बाय.